नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर शदीद तलातम किसी कैफियत, खैर सुकून तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक भौचाल उस वक्त आ गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया कि असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, फ्रेश इलेक्शन करवाने चाहिए। साथ ही यह खबर आई है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में पहले ये तवक्को थी, सभी लोगों ने यह तवक्को लगा रही थी कि वो लंदन में ही कयाम करेंगे, वो कल सुबह PIA की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 26 तारीख को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने भी वो पेश होंगे। क्या एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत शदीद कॉन्फ्रंटेशन और महाजराई की तरफ बढ़ रही है? इस पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब। मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जनाब तलाल चौधरी साहब। मुझे कराची से पॉलिटिकल कमेंटेटर, एंकर पर्सन और PFUJ के रहनुमा जनाब मजहर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे। और इसी प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हमें असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन कर सकें। बात का आगाज में तलाल चौधरी साहब से करता हूं। तलाल चौधरी साहब, आपकी पार्टी का रद्द अमल क्या है इमरान खान के मुतालबे पे कि असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, और मेरा जो इनके बारे में ख्याल है कि एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे से निकाल देना चाहिए। हर साल को इन्होंने इलेक्शन का साल करार दिया है, हर महीने को हुकूमत का आखिरी महीना करार दिया है, और उसके बाद कोई इनका आर्गूमेंट जो है वो अगर आप सुने तो वो बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं करते जो ये अपना मुतालबा करते हैं। और उसके बाद अभी ना कोई ऐसी जरूरत है और ना कोई अर्ली इलेक्शन होने के लिए कोई ऐसे चांसेस हैं। इलेक्शन टाइम पर होने जा रहा है, और मुझे तो इमरान खान साहब की समझ नहीं आती, 120 में अभी हारे हैं, जिस पर इन्होंने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया है, और पता नहीं इन्हें जल्दी हारने की है या जल्दी है कि किसी तरह कोई ऐसा, या इन्हें लगता है कि 18 तक क्योंकि हम वोट डिलीवर कर जाएंगे, बिजली बिल्कुल पूरी हो चुकी होगी, दहशतगर्दी में नुमाया कमी हो चुकी होगी, नवाज शरीफ साहब के केसेस जो है वो खत्म हो चुके होंगे, तो शायद ये बिल्कुल उस वक्त इस पोजीशन में नहीं होंगे कि मुकाबला कर सके। तो इनकी शायद अभी ख्वाहिश है कि शायद इस वक्त छोटी मोटी कोई इनकी इज्जत फिर भी रह जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई अर्ली इलेक्शन हो। ठीक है, मेरे साथ रहिए अरशद शरीफ साहब। क्या आप समझते हैं ये नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब जो अभी तक इतलात आ रही है कि कल सुबह वापस आ रहे हैं। अभी तक क्या मतलब, आपको अभी यकीन नहीं है? नहीं, नून लीग का पिछले एक साल में जितने बयानात हैं और फिर जो हालात होते हैं वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन शायद कल आ रहे होंगे। और इसके पीछे चंद मुलाकातों ने अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ साहब की तुर्की में मुलाकातें, उसके बाद तुर्किश सफ़ीर की पिंडी में कुछ मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें, फिर कुछ फ़ोन कॉल्स। उसके बाद कोई डील हो गई? नहीं, डील वगैरह नहीं, शायद इस तरह की एश्योरेंसेज यकीनन मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे तो उन्हें नैब कम अज़ कम अभी इनिशियली गिरफ्तार नहीं करेगी। नैब जो कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देखें, उन तमाम को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में रखा जाता है, तो इस तरह की शायद एक नरमी का जो रवैया है। नवाज शरीफ साहब को तो गिरफ्तार होने से फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम जो है उनका जो सपोर्ट बेस है वो यही कहेगा कि कितने बड़े सियासतदान हैं, दलेर हैं, जुर्रतमंद हैं, वो आए, वो गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज जरूर होगा, और इसका कंपैरिजन साबिक सदर जनरल मुशर्रफ से किया जाएगा कि जब उनके ऊपर मुकदमा चले तो वो तो मुल्क से बाहर भाग गए, और नवाज शरीफ साहब मुकदमात का सामना करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब आगे इसका मुकदमात का बनता क्या है वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि जो मनी ट्रेल आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सके वो सारे मुकदमात अब यहाँ पे जो फोर्जरी, कैलिब्री फॉन्ट और कतरी खत वहाँ पे पेश किए गए, वो मुकदमात भी जालसाजी के अब यहाँ पे इन्हीं अदालतों में चलने हैं। अब आप उसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं और कितना आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? गालिबन अकामा होल्डर वजीर दाखिला एहसन इकबाल को लगाने की एक वजह यही थी कि अगर अरेस्ट के कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आके एहसन इकबाल साहब कुछ मदद उस एहसन इकबाल साहब के डेप्यूटी तो आपके साथ हैं। आप बिल्कुल, तलाल चौधरी साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है गिरफ्तारियों पे? आप तो यानी स्टेट मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप और अरशद शरीफ साहब प्रोग्राम करें ना, तो आप अगर साबित कर देंगे कि अभी 2 घंटे बाद क़यामत भी आ रही है, और नून लीग के खिलाफ तो जिस तरह का मेरा मतलब है आप आर्गूमेंट देते हैं, लगता यही है कि शाम में नून लीग खत्म हो चुकी होगी, लेकिन हकीकत को सामना करें। हम हकीकत ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। 120 का इलेक्शन जीते अभी चंद दिन गुजरे हैं। नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर हैं। नवाज शरीफ ना सिर्फ सामना उन्होंने किया है, ना बल्कि करने भी जा रहे हैं। 18 में वो सिर्फ नून लीग को लीड नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सियासत को भी लीड करेंगे। मार्क माई वर्ड,
ठीक है, मार्क बाय लेकिन तलाल चंद साहब, उस सवाल का क्या हुआ गिरफ्तारियों की? क्योंकि आप वजीर दाखिला भी तो है ना, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं आप। गिरफ्तारी, देखिए मेरी गुजारिश ये है, गिरफ्तारियों का जब वक्त आएगा उस वक्त फैसले भी हो जाएंगे। जरा आप इतनी जल्दी क्यों, हम सारा नवाज शरीफ के बारे में बड़ी हम उजलत में है, उसको अंदर करने के लिए भी, उसको फैसले करने के लिए भी, ट्रायल के बगैर ही उसको सजा देने के लिए भी, जैसे कि नाहली की सजा हुई है, तो उजलत ना बरते ना। अभी तलाल चौधरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को तो फायदा होगा अगर एक दिन के लिए भी गिरफ्तार हो गए, फिर जमानत हो जाएगी, उनकी सियासी मकबूलियत में इजाफा होगा। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे सिर्फ अर्ज किया है कि जरा उजलत में हम और पहले से क्या सराइयां ना करें, पहले से फोरकास्ट चीजों को ना करें। जब मौका चीजें आएंगी उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो और लोगों के गिरफ्तारीज हैं जो हीरो बने हुए हैं, उनके बारे में हमने अभी फैसला करना है। ठीक है, मेरे साथ रहिए। कराची की तरफ चलते हैं। मजहर अब्बास साहब पाकिस्तान के इंतहाई मंजे हुए तज्जियाकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमें सुन रहे थे। मजहर, आपको क्या लग रहा है, एक तरफ इमरान खान साहब ठीक ही नहीं कहते कि जब शाहिद खाकान अब्बासी और सारे मिनिस्टर यही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें यह पता चला है कि DGIB जो है वो रायबंड भी गए उनको ब्रीफिंग देने के लिए, लंदन भी गए नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देने के लिए। तो सिस्टम इस किस्म का है कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, लेकिन सारा निजाम जो है वो उन्हीं से अपनी अहकामात रिसीव कर रहा है। और जिस तरह से अगस्त की 22 तारीख को नेशनल असेंबली से अमेंडमेंट करवाई गई, जो है अमेंडेड बिल 2017 जो है इलेक्शन का, उसके बाद तो नेशनल असेंबली भी एक मजाक लगने लग गई है। तो क्या आपको लगता है कि क्या असेंबलियां तोड़ने का जवाब है? नहीं, देखिए मोहित, सबसे पहले तो अगर इमरान खान ने आज ये मुतालबा किया है, तो जब बाबर एवान ने ये मुतालबा किया था तो इमरान खान ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट क्यों किया था? फौरी तौर पे इमरान खान का बयान ये आया था कि नहीं, असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो क्या उस वक्त उनके सामने ये सारा सिनेरियो नहीं था? उस वक्त भी ये, मेरा ख्याल है उस वक्त भी तो मुतालबा अपनी जगह है, मुतालबा वो कर सकते हैं, सियासी मुतालबात होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों मुस्लिम लीग नून उनका यह मुतालबा माने? और बेहतर होता, ज़्यादा इफेक्टिव होता उनका मुतालबा अगर ये कोई जॉइंट अपोजिशन मुतालबा करती। तो इमरान खान का प्रॉब्लम यही है कि जो जॉइंट अपोजिशन है उसको वो बिल्कुल भी कहीं भी खातिर खा में नहीं रहते और अपने तौर पे मुतालबा कर देते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाते, जमात इस्लामी को साथ मिलाते, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का मुतालबा किया जाता तो उसका कोई वेटेज होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के मुतालबे को खुद विद इन दी अपोजिशन जो है पजीराई हासिल होगी। फिर अगर और कुछ बहुत ही छोड़ दें, इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से ये मुतालबा करवा दें। बिल्कुल सही। असद उमर साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। असद उमर साहब, आपने मजहर अब्बास साहब को सुना, ये जो असेंबलियां तोड़ने का मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने, ये वही कहां से आई है PTI को अचानक? सर देखिए, हुआ ये है कि जाहिर है कि पहले जो वो बात कर रहे थे कि बाबर एवान ने मुतालबा किया था, हमें जो है उनके आइनी हक के ऊपर कोई शक नहीं है, उनको एक आइनी हक हासिल था। और पहले भी हमने ये कहा था कि नवाज शरीफ चले जाएंगे, केस तो नवाज शरीफ के खिलाफ है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तो नहीं है। वो एक नया उन्होंने वज़ीर आज़म इलेक्ट कर दिया, असेंबली शुरू हो गई। अब हो ये रहा है कि हुकूमत का निज़ाम जो है वो जुमूद में नज़र आता है। आपका माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, आधे अब तो मीडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया है, सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, एक बेल आउट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। वज़ीर ख़जाना जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं, वो अपने केसेस भुगता रहे हैं। वज़ीर दिफा के ऊपर केस खुल गया है, वज़ीर अपने खारजा जो हैं उनके ऊपर केस खुल गया। तो ये हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के मामला वज़ीर खारजा के ऊपर इसी तरीके से जो बैनुल अक़वामी पर दबाव है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई पॉलिसी का अनाउंस कर दिया, उन्होंने दोबारा से एक दफ़ा डू मोर का नारा लगा दिया, धमकियां देनी शुरू कर दी। तो इन हालात के अंदर हमें हुकूमत नज़र नहीं आ रही जो इन मसाइल से डील कर रही हो। तो ज़ाहिर है जो किसी भी पार्लिमानी निज़ाम का एक हिस्सा होता है कि अपोजिशन के पास हक होता है कि मुतालबा करे कि गवर्नेंस आप क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कम से कम एक फ्रेश मैंडेट ले लें। लेकिन असद उमर साहब, क्या आपकी जमात, अभी तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने चंद लम्हे पहले यही कमेंट किया है कि अभी तो NA 120 में आप हरा नहीं सके नून लीग को, तो आपकी जमात क्या इस पोजीशन में है कि आप इलेक्शन में जा सकते हैं? और फिर अगर ये सारी जमातें मिलकर ऑपोजिशन की जो मजहर कहते हैं ये मुतालबा करते तो कोई इस पर जान होती, आपके तनहा ये फायर करने से क्या फर्क पड़ेगा?
सर पहली बात तो अगर NA 120 को आपने पैमाना बनाना है पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट का, तो फिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही ख़तरे की घंटी है, क्योंकि 1/3 वोट बैंक उनका उड़ गया वहाँ से। और अगर आप पूरे पाकिस्तान से, और ये कहाँ से उड़ गया, उनके गढ़ से, वज़ीर आज़म की अपनी सीट से उड़ गया। अगर अपनी सीट के ऊपर ये हालत है तो पूरे पाकिस्तान की क्या हालत होगी, फिर तो हालात बहुत ख़तरनाक है इनके लिए। लेकिन ज़ाहिर है NA 120 की सीट को ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहने के लिए कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और ना इस बात के ऊपर कि इनको नहीं करना चाहिए। इनको तो जो जवाब देना है वो जवाब ये देना है कि जिस जमूत की हम बात कर रहे हैं, क्या वो जमूत नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीनियर मुस्लिम लीग नून के MNAs असेंबली के अंदर बैठकर हमारे साथ ये कहते हैं कि बिल्कुल हुकूमत, मैंने आखिरी दिन कहा कि यार आपसे असेंबली तो चलती नहीं है, कुछ कम से कम 8-10 खड़े हुए थे वहां पे, असेंबली तो चल ही रही है। 5 दिन लगातार बगैर कोरम के ब्रेक हुई है असेंबली, 5 दिन लगातार। मैं कहा खुदा का वास्ता कोई नया इलेक्शन करा दो, ये तो नहीं चल रहा। जितने 8 या 10 खड़े थे सबने मेरे साथ इत्तेफाक किया कि ये असेंबलियां नहीं चलने की। अब तो इन बातों का जवाब देने की जरूरत है। NA 120 का इलेक्शन जो है वो, उसमें जो इनका वोट बैंक का नुकसान हुआ और उनकी लीड जो है वो श्रिंक कर गई, वो वजह नहीं है, उस बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए इलेक्शन। अच्छा, मेरे साथ रहिए तलाल चौधरी साहब, क्विक जवाब क्या देंगे इसका? आप कोरम तक तो पूरा नहीं करती आपकी पार्टी असेंबली में। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं मुकदमात की, तो जो आदमी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहा है वो इश्तिहारी है, नंबर 1। उसके बाद दूसरी बात ये सिर्फ अपोजिशन नहीं है, ये हुकूमत भी है। तो इन्हें चाहिए कि ये टेस्ट केस के तौर पर KPK हुकूमत तोड़ लें, अवाम के मूड का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि अगली इलेक्शन में रिजल्ट क्या आता है। और उसके बाद दूसरी लेकिन मुझे पूरा पता है कि इनका चीफ मिनिस्टर आखिरी 1 घंटे में भी असेंबली नहीं तोड़ेगा। ये वही चीफ मिनिस्टर और वही हुकूमत है जो कि जब धरने में इस्तीफे देने की बारी आई थी तो वो मिन्नतें तो करने लगे थे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। ये लोग जो TA नहीं छोड़ते, इन लोगों ने इस्तीफा जब दिया उस वक्त की तनख्वाह नहीं छोड़ी, वो लोग ये आपका ख्याल है असेंबली छोड़ देंगे, हुकूमत छोड़ देंगे? ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, ये सिर्फ एक थोड़ा ये बयान में रंग पैदा करने की हद तक है। अगर सीरियस है इमरान खान, KPK में इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, हम इलेक्शन लड़ेंगे। रुके जरा, यहीं से जवाब ले। असद उमर साहब, योर टर्न। जी, ये इसमें बड़ी अच्छी 2 बातें कर ली तलाल ने। एक तो इन्होंने ऑन एयर इस वक्त एक, चल मैं झूठ के अलावा को ज़रा कमज़ोर लफ्ज़ बताएं झूठ का क्या होता है। जनाब स्पीकर को बाकायदा राइटिंग में दे के चेक जमा करा के तनख्वाहें धरने वाली वापस करा चुके हैं। तो खुदा हाँ, गलत बयानी। हो सकता है तलाल चौधरी साहब तक ये इतला ना पहुंची हुई, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, उनको शायद इन तक इतला ना पहुंची हो। दूसरी बात जो काबिल गौर बात है, सवाल मैंने किया था जमूत का, सवाल मैंने किया माशी हालात का, खारजा हालात का। मैंने 5 दिन पर लगातार कोरम की ना होने की वजह से असेंबली टूटने का जवाब में हमें बड़ी अच्छी सियासी जुगतें सुनने को मिली। तो मेरे ख्याल में तलाल चौधरी साहब के, और जो बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं PMLN के, ये उनके बेहतर रिप्रेजेंटेटिव्स में से हैं, उनके आपको जवाब से ही पता चल गया कि हकीकत क्या है, कि वो जो बुनियादी वजूहात हैं उनका जवाब है नहीं। तो सियासी जुमले ही इंसान कर सकता है। मैं भी इनकी जगह पे होता तो मैं भी शायद इसी किस्म का जवाब देता। अच्छा, मेरे साथ रुकिए। मजहर अब्बास साहब, एक सवाल ये है। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक तो मैंने तकरीर फ्लोर ऑफ दी हाउस की कि इन्होंने नजायज इस्तीफे, इन्हें 40 दिन से ज्यादा गैर हाजिर नहीं है, और उसमें मैंने असद उमर साहब का नाम लिया था। ये हाउस से वॉकआउट कर गए थे, इस्तीफा इन्होंने फिर भी नहीं दिया था और तनख्वाह भी वापस नहीं की। नंबर 1 ये ऑन रिकॉर्ड है। और नंबर 2 मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, KPK की हुकूमत तोड़े, ये तोड़े, KPK की हुकूमत क्यों नहीं तोड़ते? ये अर्ली इलेक्शन करते हैं, वो एक सूबा है, इन्हें क्या करवा के देखें। ये सिर्फ बयानबाजी है मेरे भाई, इन्हें क्या तोड़े KPK की हुकूमत। अच्छा, अब मैं इससे आगे निकलना जवाब आ गया। अब जरा नहीं, अब आपको मुझे, अब आपने नहीं मोहित, मैं वेरी क्विकली, बिकॉज मेरा नाम लेके कहा गया। तलाल चौधरी साहब, इंशाअल्लाह ताला पहला दिन असेंबली का जो अगला होगा उसमें प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ फाइल होगी। जो आपने झूठ बोला है कि मैंने अपनी तनख्वाह वापस नहीं की, और जहां तक रेजिग्नेशन की बात है, मैं एक नहीं 100 टेलीविजन प्रोग्राम पे बैठ के बोल चुका था, हाँ मैंने रिजाइन किया है। जो अपने स्पीकर को समझाओ, फारिग कर दे। मैं आज भी कायम उसके ऊपर, मैंने इस्तीफा दिया था, पब्लिकली दिया था, सबके सामने कंफर्म करके दिया था। आपका स्पीकर अपना काम नहीं करता तो अपने स्पीकर को संभालो। अच्छा, अब जरा मुझे आने दीजिए। मजहर तलाल, आप हमारे साथ ही हैं।
नहीं, एक मिनट, इन्हें क्या फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर क्या मैंने रिजाइन किया है, ये जवेद हाशमी की तरह कहे, ये क्यों बुज़दिली दिखाते हैं? ठीक है, मैं आप दोनों की तरफ फिर आ जाऊंगा। सर, एक झूठे इंसान की तरह मैं बात नहीं करता, किसी सच्चे इंसान का मिसाल दें। इसमें छोकरे किया, आप क्यों कौन को झूठ बोलते हैं? इस्तीफा नहीं देने की हिम्मत तो क्यों आप झूठ बोलते हैं? दे फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा, आपने तनख्वाह गाड़ी भी रखी है। तलाल छोड़ दे अपने आप को, क्यों अपना मजाक उड़ा रहे? छोड़ दे, चलो छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ देता हूँ। आप इस्तीफा, आप असेंबली की सीट नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा चले, मुझे जरा मजहर अब्बास साहब की तरफ आने दीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आएगी। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आने दे मेरे साथ रुकिए। देखिए मजहर अब्बास साहब, एक दूसरी हकीकत भी है कि खाकान अब्बासी साहब जो है वो खुद भी नवाज शरीफ साहब को, जिनको कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया, उनको वजीर आजम कह के मुखातिब कर रहे हैं। बाकी भी PMLN की लीडरशिप उनको वजीर आजम कह के मुखातिब कर रही है। DGIB जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, कभी आपने सुना है कि एक आर्मी चीफ ना रहे और DGISI जो है वो जाके एक साबका आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दे रहा हो? यहाँ तो अजीब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जिस तरह से अमेंडमेंट्स करवाई जा रही हैं कि 30 दिन तक किसी को नहीं पता चला कि नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट हो गई इलेक्शन बिल 2017 के हवाले से, तो फिर क्या वाकई ही निजाम में कुछ बहुत बड़ी खराबी इस वक्त है? नहीं, देखिए मोहित, निज़ाम में तो बहुत सी खराबियां हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर भी, पार्लियामेंट के लेवल पर बहुत सी खराबियां। अब जो आप सेनेट में अभी जो कुछ भी सेनेट में हुआ, उसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी के 3 रुकन, जिसमें फारूक नाइक साहब मौजूद हैं, रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, हसनी साहब मौजूद हैं, उन्होंने जो है वो चेयरमैन सेनेट को एम्बेरस किया जब उन्होंने वोट गवर्नमेंट के हक में दिया। एक ऐसी सिचुएशन में आप न सिर्फ गवर्नमेंट तो अपना मूव करती है, गवर्नमेंट ने सीक्रेटली भी किया, मुस्लिम लीग नून ने भी, और डिसक्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जगह भी पैदा की। ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन का क्या रोल है? जहां हम ये क्रिटिसाइज करते हैं कि कोरम पूरा नहीं होता, तो वहां तो हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि इमरान खान क्यों नहीं आते? इतना बड़ा लीडर जो है अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, इमरान खान की प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट बहुत मैटर करती है जिस तरीके से, और वो ज़्यादा फोर्सफुली और ज़्यादा स्ट्रांगली वज़ीर आज़म को अंडर फायर ला सकते हैं अगर इमरान खान खुद प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले तो मुझे एज ए पार्लियामेंटेरियन अपने आप को ये असर्ट करना पड़ेगा कि मेरी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है अपनी पार्टी के लिए, और इसीलिए ये क्राइसिस हुआ। आप देखें कि एक वोट का फ़र्क है। अब सेनेटर अतीक ने क्या किया, मियां अतीक ने क्या किया, PTI के 2 लोग चले गए। उस सिचुएशन में एक वोट से आपने गवर्नमेंट को फ़ायदा दे दिया उसके अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है। ये जो मुतालबा इमरान खान का है, अगर ये थोड़ी सी कोशिश करते और ये जॉइंट मुतालबा एक रेजोल्यूशन के जरिए सेनेट से आता, सेनेट अगर ये मुतालबा करती तो उसका वेटेज बड़ा मुख्तलिफ होता। तो सारा प्रॉब्लम ये है कि जल्दबाजी में तो बहुत इफेक्टिव हो जाता। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मेरे पार्टिसिपेंट जो है प्रोग्राम के मेरे साथ हैं और हम वापस आते हैं। अगर असद उमर साहब की वैसे मीटिंग भी थी, लेकिन हमारे साथ असद उमर साहब होंगे तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि PTI की अब हिकमत अमली आखिर है क्या, और नवाज शरीफ साहब की क्या ऑप्शंस हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नवाज शरीफ साहब की क्या ऑप्शंस हैं। वो भी बहुत एक स्मार्ट प्लेयर है। नाज़रीन वेलकम बैक। असद उमर साहब, तलाल चौधरी साहब, मजहर अब्बास साहब सभी मेरे साथ हैं, लेकिन स्टूडियो से मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूं अरशद शरीफ साहब के साथ। और बहुत ही दिलचस्प ये सवाल है, और वो सवाल नाज़रीन ये है, मैं आपके सामने भी रखता हूं कि 90% लोगों का ये ख्याल था पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब बहुत देर तक शायद लंदन ही में क़याम करेंगे, वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो ना सिर्फ वापस आ रहे हैं, बल्कि 26 तारीख को बताया जा रहा है कि वो एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे। उन्होंने सरप्राइज़ किया है। क्या यह भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि मैं किसी मुनासिब मौके पे अवाम को भड़का के अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करके मैं ही नेशनल असम्बलियाँ और असम्बलीज तोड़ दूँ और मैं तुरप पाल चाल का पत्ता जो है
वो खेल सकता हूं। यही सवाल है अरशद शरीफ साहब, क्या नवाज शरीफ साहब भी ऐसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका नवाज शरीफ साहब को पर्सनली फ़ायदा नहीं होगा, उससे अदालत का फैसला तब्दील नहीं होगा। अदालत का जो फैसला आ चुका है उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। अब चाहे असेंबलियाँ टूटे या ना टूटे, शरीफ खानदान को ज़ाती तौर पे इसका फ़ायदा नहीं होगा। नून लीग के लिए इजाफा करते हैं कॉन्फ्रंटेशन के जरिए, क्या वापस आ जाएंगे? नहीं, वापस नहीं आएंगे, लेकिन अभी ताकत में बहुत इजाफा कर लेंगे। और अगर वो बहुत पावरफुल पोजीशन में इजाफे से PMLN बहुत ताकत में वापस आती है नेशनल असेंबली में, होगा क्या? अभी जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि इदारों का टकराव हो चुका है, बाकायदा तौर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ये बात की, इसका मतलब क्या? इसकी इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं कि आपके पास एक आईनी और कानूनी डेडलॉक है, वजह कि आपके वफाकी वज़रा, आपके स्टेट मिनिस्टर्स, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, आपकी स्पीकर कौमी असम्बली एक इदारा, आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तस्दीक कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। और जो काम है उस हवाले से करने वाले जो आपके इदारे हैं जिन्होंने आगे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, बहुत सारी, जो नैब का इदारा है, बाकी वो चल किस तरह रहे हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है, जवाबदेही की जा रही है, रुकावटें डाली जा रही हैं। पार्लियामेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है एक शख्स के फायदे के लिए, जिसपे ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान, उनकी लॉबिंग आपके सामने है कि जिस तरह आर्टिकल 203 इलेक्शन एक्ट 2017 में कि एक नाअहल मुल्जिम शख्स को फायदा देने के लिए वो पार्टी का सरबराह बन जाए। इतना एब्यूज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं देखा कि एक शख्स के लिए लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जाए, जो कि आपके आइन से खुद उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है। आर्टिकल 2 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नो law can be enacted which is contrary to Quran and Sunnah, कुरान और सुन्ना के खिलाफ आप नहीं बना सकते। ये सवाल जब एक कही जाती है चीज के जनाब एक झूठा शख्स, एक शख्स जो कि मुनाफिक है, जो कि और डिसऑनेस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, जो 62(1)(f) में सारे चार्जशीट है, उसको आप निकाल देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर से, और आप कह रहे हैं कि जी कोई भी चोर, उचक्का, झूठा अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। यहां भी आपने पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एब्यूज किया। पंजाब हुकूमत को आप देख लें, मॉडल टाउन के वाकये पर उन्होंने कहा जी रिपोर्ट हम पब्लिश करेंगे, वहां इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। इस डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है? जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि जो शुगर मिले हैं उसमें डिसीजन मेकिंग शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को फायदे देने के लिए की गई। तो ये वाले हालात हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे, जो मर्जी वो अपना अब चीजें करें, ये टकराव मजीद बढ़ेगा। तलाल चौधरी साहब, ये जो पर्सन स्पेसिफिक कानून में तब्दीली है, यानी एक शख्स की खातर पाकिस्तान के कवानीन को पॉलिटिकल ऑर्डर जो है 2002 का, उसको बदला है आपकी पार्टी ने नेशनल असेंबली के जरिए और सेनेट के जरिए, इस पे आपका क्या मौकफ है? आप क्यों समझते हैं कि ये जरूरी है? देखिए, मैं बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद अरशद शरीफ साहब को और आपको दावत देता हूं कि कल आप पार्लियामेंट तशरीफ लाएं, और उसके बाद ये जो कानून साजी हुई है, ये देखें ये कब शुरू हुई थी। 1.5 साल पहले से, बल्कि इससे भी ज्यादा पहले से जो स्पेशल कमेटी बनी, उसमें तमाम जमातों ने इन नुकात पर इत्तेफाक किया था। उस वक्त दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि किसी कोई फैसला आएगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन का या कोई और। उसके बाद ये कमेटियों से प्रूव हुई, जिसमें PTI भी शामिल है, जिन्होंने इस पे हमायत करते रहे। उसके बाद ये अचानक से आके ये परसों जो है इत्तेजाज एहसन साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस, पहले अमेंडमेंट नहीं जमा करवाई, पहले उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भी पीपल्स पार्टी ने भी हमायत की और बाकियों ने भी की, और उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट दी सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग, आप समझ लें कि लोगों, ताकि आपके टॉप शोज की जीनत बन सके। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, ये 1.5 साल से जायद से तमाम जमातों के फाके राय से इस पे बड़ा जरूरी है कि असद उमर साहब का रद्द-ए-अमल ले लें। असद उमर साहब, क्या तहरीके इंसाफ इन नुकात की और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में तरमीम की हमायत करती रही कमेटी स्टेजेस में? देखिए, तमाम जमातों ने ऑलमोस्ट मुतफिका तौर पर, असद उमर साहब को बताने देना, असद उमर साहब को बताने दें। जी 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 जनाब। सर जी, जहाँ तक कमेटी के अंदर क्या हुआ, तो वो हमारी कमेटी के कमेटी के अंदर क्या हुआ, जो कमेटी के हमारे मेंबरान थे वही इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। कुछ जो हमें सब पता चला है कि वो बिल्कुल एंड के अंदर ये बगैर डिस्कशन के इंक्लूड किया गया, वो सही है ये नहीं है मुझे नहीं पता। हमें ये पता है कि हमने तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल की पूरी जो वोटिंग हुई थी, इस पूरे बिल को बॉयकॉट किया था, सिर्फ एक शिक को नहीं, पूरे बिल को बॉयकॉट किया था। तो ये कहना सरासर गलत है कि तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया था इसको। हमने तो पूरे बिल को मुस्तरद कर दिया था और वॉकआउट कर गए थे, हमने वोट ही नहीं किया था। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, सेनेट के अंदर फ्लोर सेनेट का जहां तक ताल्लुक है, सेनेट के फ्लोर पे एतजाज एहसन ने ये इशू नहीं सबसे पहले रेस किया, शिबली फराज ने राइटिंग में
प्रोसीजर के मुताबिक ये तरमीम जो है वो जमा कराई थी। तो तहरीके इंसाफ ने सेनेट के अंदर बाकायदगी से इसकी तरमीम जमा कराई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर डिस्कशन बाद में हुआ। तो तहरीके इंसाफ की पोजीशन वहां भी क्लियर है। लेकिन सवाल ये फिर वही बात हो रही है जो पहले बात हो रही थी। अब तो आप सवाल तो पूछ रहे हैं एक बुनियादी असूल के ऊपर, सवाल ये नहीं पूछ रहे कि ये बिल पास करने के लिए किस पार्टी ने कितने वोट डाले। सवाल ये है कि क्या एक शख्स जो सजा याफ्ता हो, जो, क्योंकि हम किसी खास शख्स की नहीं बात करें, वहां पे कोई नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा, ये असूल सब पे अब होगा अप्लाई कि डाकू है, कातिल है, सजा याफ्ता है, कोर्ट से कन्विक्टेड है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो असेंबली का मेंबर तो नहीं बन सकता। लेकिन उस असेंबली के अंदर जो जमात बैठी हुई है, जिस जमात की, जिस किसी भी जमात की उस वक्त अक्सरियत हो और वो हुकूमत बना के बैठी हुई हो, उस जमात का सदर वो हो सकता है। मतलब किसी मंतक से ये कोई समझ में आने वाली बात है? ये गैर मंतकी बात है। बहस में इसमें उलझा देना, ये बड़ी अच्छी बहस है, उसमें उलझा दो कि एतजाज हसन ने क्या किया और किसने क्या किया। उसूल को डिफेंड करके बताए ना कि उसूली तौर पर मजहर अब्बास साहब, ये जो पर्सन, मजहर अब्बास साहब, जरा रुकिए मजहर अब्बास साहब, ये जो बड़ा नुक्ता है, ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम करना कानून के अंदर, जबकि एक शख्स डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इस पे आपका क्या रद्द अमल है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे एज ए डेमोक्रेट तो इसे डिसग्रेसफुल समझता हूँ। ये डिसग्रेस है। लेकिन सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी होते हुए ये कैसे पास हो गया, ये अपोजिशन को जवाब देना है। ये मैं गवर्नमेंट से जवाब नहीं लूँगा, ये जवाब अपोजिशन से लूँगा कि उनकी मेजॉरिटी थी सेनेट में, कैसे पास कर दिया उन्होंने। इसलिए वो हैंड इन ग्लव्स हैं, जो लोग भी, जिन्होंने भी इसके हक़ में वोट दिया है, अपोजिशन के लोग, वो इसके साथ मिले हुए हैं। फिर जिन्होंने बॉयकॉट किया वो भी मिले हुए हैं, इसलिए कि आपने अलाउ किया बॉयकॉट करके कि ये कैरी हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये अमेंडमेंट एज सच शेमफुल है, डिसग्रेसफुल है, लेकिन सेनेट से पास होने की जिम्मेदारी टोटली ऑपोजिशन की बनती है। इसमें गवर्नमेंट ने तो अपना खेल खेलना था, ऑपोजिशन ने क्या किया? क्या ऑपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं थी? एतजाज हसन साहब ने एक चीज मूव कर दी विदाउट रियलाइजिंग कि आपके पास उतने वोट हैं या नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मजहर अब्बास साहब का मौक़िफ़ है कि ये बहुत ही गंदी सियासत के नतीजे में ये हुआ है। मेरा सवाल है मजहर से, बहुत अच्छी सियासत में, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो एक मजहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने मिलकर ये इंश्योर किया कि ये पास हो जाए। अदरवाइज असद उमर साहब बैठे हैं, पीटीआई के जो 2 सेनेटर्स वहां मौजूद थे जिनसे ख्वाजा साद रफ़ी की गैलरी में मुलाकात हुई, वो क्यों नहीं वापस अंदर आए? एमक्यूएम का भी इसी हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक फ्रेंडली मैच खेलती है, इसमें भी फ्रेंडली मैच उन्होंने बड़े तो बुनियादी तौर पे नाज़रीन, बुनियादी तौर पे एक साजिश हुई, एक सियासी साजिश नहीं हुई, डील हुई, एक पॉलिटिकल डील हुई। पीटीआई इस डील का हिस्सा है। मजहर अब्बास साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीटीआई इस बिल को पास कराने वाली डील का हिस्सा है, और मजहर अब्बास साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इसमें कि ये सवाल सेनेट में ऑपोजिशन से होना है, असद उमर साहब बॉल इज बैक, सवाल नहीं होना है। असद उमर साहब बॉल इज बैक इन योर कोर्ट, पीटीआई भी इस डील का हिस्सा है। जी सर, हाँ, थैंक यू। वोट दिए इन्होंने, पास करवाया। जो है फैक्ट्स पहले क्लियर कर लेना। कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दिया पीटीआई ने सेनेट में, दूसरे कह रहे हैं वोट दिए पीटीआई ने। जरा फैक्ट्स क्लियर कर लें। 7 सेनेटर हैं पीटीआई के असेंबली के अंदर, 5 ने इसके मुखालिफ वोट डाला। एक सेनेटर जो है वो पूरे सेशन में, सिर्फ उस दिन नहीं, वो पूरे सेशन में ही नहीं आ रहे, उनकी कोई निजी कोई है, उनकी कोई कमिटमेंट जिसकी वजह से वो पूरे सेशन में नहीं आ रहे। वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो एक अलग बात है। और एक सेनेटर जो उस दिन मौजूद थे, सुबह के सेशन में मौजूद थे, उस वक्त वहां पे वो बिल्कुल साद रफीक से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मौजूद थे सुबह के सेशन में। वो नमाज के ब्रेक के बाद वापस नहीं आए। असद फिर शो कॉज नोटिस क्यों दिया? बिल्कुल इस पे मैं वही तो बता रहा हूं ना आपको। तो पीटीआई को उसके ऊपर शदीद एतराज है कि वो सेनेटर साहब जो हैं ये वापस क्यों नहीं आए, इसीलिए शो कॉज नोटिस उनको इशू किया गया है। उनको अब जाहिर है हमारे पार्टी के रूल्स के मुताबिक उनके पास ये राइट है कि 7 दिन के अंदर वो उसका इन राइटिंग में जवाब देंगे।
राइटिंग में जवाब देंगे, शो कॉज नोटिस दे दिया, इन नोटिस का कोई फायदा होता है? नहीं होता। आपने जो डील की थी, आपने इंश्योर किया कि ये पास हो जाए, क्योंकि इमरान खान भी इसका हिस्सा, इमरान खान भी इस कानून की जद में आ रहे थे ना, जो चीजें चल रही हैं कि वो भी खदशा था। बाकी सबके लिए भी तो बेहतर है कि इसमें ये मुकमुका करके इसको पास करवा दो। और ये डील मेकिंग बाकायदा इस हवाले से हुई है, ख्वाजा साद रफीक की, इनके सेनेटर से मुलाकात हुई और एक एक नंबर पे मैटर कर रहा था ना, कितनी प्रेजेंस है आपकी, आपने वहां पे इंश्योर कर दिया कि और साथ अच्छे भी बन रहे कि नहीं जी हम तो ऑपोजिशन में। तो सेनेट में अगर बिल पास होता है, ऑल ऑपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो बजर, ये तो फिर ये एक बात हुई कि हम जो मीडिया में लोग हैं, हम सबको बेवकूफ मिला रहे हैं, ये सारी जमातें सबको मिलकर मामू बना रहे हैं। एक मिनट, तलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमेटी स्टेज से आया, कौमी असेंबली में आया, सोई रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इनको याद आ गया जी हमने शो कॉज नोटिस। बजर, योर फाइनल कमेंट ऑन इट। देखिए मोईद, मैं फिर वही कह रहा हूं कि ऑपोजिशन में चूंकि ऑपोजिशन इकट्ठा नहीं है, ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं है, ऑपोजिशन अलग अलग डायरेक्शन में है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ये ऑपोजिशन की डिसयूनिटी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट यूनाइटेड नजर आती है। उन्होंने अभी भी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, अब वापस ये कौमी असेंबली में जाएगा, आप देख लीजिएगा कौमी असेंबली में किस तरह वोटिंग होती है, किस तरीके से ये कैरी होता है, क्योंकि अब सेनेट में तो वापस नहीं आएगा, अब तो इसे कानून बन जाना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चैलेंज हो, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा नवाज शरीफ क्यों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि उन्होंने अब कानूनी जंग तो नहीं जीतनी, लिहाजा वो एक सियासी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में सियासी लड़ाई उनकी पार्टी को जिता सकती है, इसीलिए वो खुद रिप्रेजेंट करेंगे कानून, इसलिए वरना कोई कानूनदान उनके साथ नहीं होगा, वो खुद रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने अपनी सियासी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 2001 में जब वो गए थे। मजहर अब्बास साहब और मेरे सारे गेस्ट मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद यही जो अहम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब की सियासी जो जंग है वो क्या पैंतरे बदल सकती है, वो क्या होगा, और ये जो बिल बना है जो गैर मतलब कंट्रोवर्शियल बिल है, ये तो भी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस राउंड में हमें ये एनालिसिस करना है, ये तज्जिया करना है कि नवाज शरीफ साहब जो अब वापस आ रहे हैं, जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, अदालतों में जाना चाह रहे हैं, वो किस किस्म की सियासत जो है कॉन्फ्रंटेशन की या जो भी सियासत वो करना चाह रहे हैं उसमें उनकी हिकमत अमली क्या हो सकती है, उनके अहदाफ क्या हो सकते हैं, ये कहना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे सारे गेस्ट से यही पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे जो टेलीविज़न प्रोग्राम हैं उसमें तारीख पे जो तबसरा होता है वो आज हमारे अखबारात से कहीं ज़्यादा तबसरा जो है वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में होता है, और कैमरे की आंख और फिर उसके बाद सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल इनको महफूज भी कर लेते हैं। तो यही हम तबसरा जो है शुरू करते हैं। अरशद साहब, आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब क्या अचीव करना चाह रहे हैं और क्या कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इस पे खुर्शीद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को बहुत अहमियत दूंगा, जो कह रहे हैं कि इदारों का टकराव हो चुका है और नवाज शरीफ साहब आके इस टकराव में मजीद कोई सियासी शहादत जो है नून लीग के लिए उसके तलबगार लग रहे हैं। असद उमर साहब, देखिए, सियासी तौर पे जब से वो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त से नज़र यही आ रहा है, और शायद मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही स्ट्रेटजी भी है कि वाहिद रास्ता यहाँ से इस मुश्किल उससे निकलने का है ही सियासी शहादत। अगर वो कानूनी अमल चलता रहा और कानूनी अमल के ऊपर फैसला हो जाए तो पीछे तो ना सियासत बचेगी ना कारोबार बचना है, तो वो लगता यही है, मंतक की बात ये लगती है, और मियाँ साहब की पुरानी सियासत भी जो है उस पर भी अगर आप नज़र डालें तो लगता यही है कि एक टकराव की कैफियत पैदा करने की मजीद कोशिश करेंगे। कोशिश तो ऑलरेडी कर रहे हैं, सियासी शहादत से क्या मतलब है करेंगे। लेकिन असद उमर साहब, सियासी शहादत को डिफाइन करें ना, वो चाहते ये शहादत से क्या मतलब? वो चाहते ये हैं जी, वो चाहते ये है कि दबाव बढ़ाते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से उनको प्रोवोक किया जाए। वो चाहते ये हैं कि इदारे जो हैं वो अपने आईनी हद से कोई तजावुज़ करें इनके इश्तियाल दिलाने की वजह से, और वो अभी तक हुआ नहीं, उम्मीद है कि आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही नज़र आती है कि किसी तरीके से कोई कंटेम्प्ट का ऑर्डर आ जाए, कोई ऐसी टकराव की फ़ज़ा वहाँ पे पैदा हो जाए कि जिसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो मेरे और इनके दरमियान एक ज़ाती इख्तलाफ हो गया था, तो इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मेरी ज़ात से इंतकाम लेने के लिए किया गया। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या समझ आ रही है?
देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब इज़ डाउन एंड ऑल्सो आउट। ऐसी सूरत में उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक सियासी रास्ता इख्तियार करें, अदालत में जाएं, अदालत में सियासी अंदाज में केस को लड़ें, मुस्लिम लीग नून को इंश्योर कराएं कि वो 2018 के इलेक्शन जीते, मार्च में सेनेट का इलेक्शन जीते, चाहे वो नवाज शरीफ साहब जेल में रह के ये इलेक्शन लड़ें या जेल से बाहर हों वो इलेक्शन लड़ें। इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वही हो जाता है तो एक नेचुरल वो बनेगा कि जी सिर्फ शरीफ फैमिली क्यों और मुशर्रफ क्यों नहीं, जरदारी साहब क्यों नहीं, तो ये सारा एक नैरेटिव बनेगा कि जी सिर्फ शरीफ फैमिलीज़ को आउट करने के लिए सारी चीज़ें की है। दूसरी बात ये कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते वापस तो 2001 उनके सामने है। 2000 में जब उनको सज़ा हुई और उसके बाद डील हुई तो उसके बाद PMLN टूटी थी, उससे पहले नहीं टूटी थी। तो उन्हें खदशा ये था कि अगर वो बाहर रहेंगे तो एक मरतबा फिर ये तासुर मिलेगा कि चूंकि वो बाहर चले गए हैं, अब नहीं आएंगे, तो मुस्लिम लीग नून के MNAs और लीडर्स के लिए ऑप्शन होगा कि जी वो दूसरी पार्टीज़ का रुख करें। इसीलिए पीर को मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ धड़ों की मीटिंग हो रही है लाहौर में कि वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो नवाज शरीफ के आने से और उनकी प्रेजेंस से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और अगले इंतखाबात में उसका सियासी फ़ायदा उनको हो सकता है। उनका सियासी फ़ायदा उनको हो सकता है। नाज़रीन, तलाल चौधरी साहब को मैं लेना तो चाह रहा हूँ लेकिन इस वक्त मेरे साथ नहीं है। जैसे ही मुझे वो दोबारा ज्वाइन करते हैं मैं उनको भी ले लेता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ अरशद शरीफ साहब की तरफ। अरशद शरीफ साहब, प्रोग्राम के पिछले हिस्से में ब्रेक से पहले आपने कहा कि अगर इलेक्शन जीत भी लेते हैं नवाज शरीफ साहब, मतलब सियासत कामयाब हो भी जाते हैं, तो वो दोबारा उनको क्या फ़ायदा होगा, अदालत का फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन मज़हर जो एक तजिया दे रहे हैं जिससे मुझे इत्तफाक है किसी हद तक कि अगर वो एक पॉलिटिक्स शेप करते हैं, PMLN को मजबूत तरीके से वापस लाते हैं, वो इलेक्शन जीत लेते हैं, तो फिर उनके पास इतनी सियासी ताकत होगी, इतना पॉलिटिकल कैपिटल होगा कि वो अदालत पे भी दबाव डाल सकेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव डाल सकेंगे, ऑपोजिशन पे, मीडिया, सब पे दबाव डाल सकेंगे। बिकॉज इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है, लोग उनको डूबते सूरज के तौर पर देख रहे हैं, वो उभरता सूरज होंगे। अच्छा, ये आपका एनालिसिस है कि उभरता सूरज हो गया। एक उभरता सूरज शेख मुजीबुर रहमान भी था। 1967 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस की रिपोर्ट्स बाकायदा तौर पे दे दी गई थी, केस इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन उस वक्त एक याह्या खान वाली अप्रोच थी। क्या आज हम वो याह्या खान वाली अप्रोच अपनाना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ भी साबित हो गई है कि इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ लोगों की मुलाकात हुई है और डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात हुई है, उसका जो एजेंडा था वो सेपरेटिस्ट एजेंडा जो नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल ने कहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होने जा रही है। तो ऐसा कोई केस नहीं है ना अगर कौन सा नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगरतला की तरह का तो कोई केस नहीं। सिर्फ जिंदाल के कुछ विजिट्स हैं जिसके आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। इंडियन कंपनीज के साथ बिजनेस डीलिंग्स हैं, इजरायली सॉलिडेरिटी कैंपेन के साथ उनके साहबजादे की कंपनी के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, ऐसी और कोई चीज़ें नहीं है। आप इकोनॉमिक डेट में ऑलरेडी जा चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इंतहाई सीरियस आपके ऊपर सवालात उठ चुके हैं, ईस्टर्न बॉर्डर भी आपका एक्टिव है, वेस्टर्न बॉर्डर भी आपका एक्टिव है, और उसमें हम जो सारी ये चीज़ें करेंगे जी नवाज शरीफ साहब आके ये कर देंगे, सवाए कन्फ्रंटेशन के और कुछ नहीं, और सियासी शहादत के कोई मकसद नहीं है उनका। अच्छा। कि एक एक्सटर्नली आप वहां पे इन्वॉल्व हुए में, इंटरनल भी इस मुल्क में क्योस कायम किया जाए। ठीक है, तलाल चौधरी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, आप दरमियान में मिसिंग थे, मैं आपकी तरफ आना भी चाह रहा था, लेकिन अब लास्ट जो है डिस्कशन के आपकी जमात जो है, आप खुद इस वक्त जो है स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, एहसन इकबाल साहब जो है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, आपकी जमात जो है वो वफाक में भी हुकूमत है, सबसे बड़े सूबे में भी आपकी हुकूमत है। ये जो कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है, इससे आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? महज नवाज शरीफ साहब की खातर, एक खानदान की खातर ये पार्टी आगे क्यों नहीं चल रही पॉलिटिक्स में? नहीं, कॉन्फ्रंटेशन क्या, यानी कि अवाम का फैसला ना माना जाए, वोट नवाज शरीफ को वजीर आजम कोई और बन जाए, यानी ये कॉन्फ्रंटेशन है। कॉन्फ्रंटेशन तो वो कर रहा है जो वोट की अहमियत को, वोट का मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहा। और अगर किसी ने ये तजर्बा अब करना है तो वो ये सोच कर करे कि ये पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकता है कि नहीं। मेरी बात सुने, ये 2017 है और हम वोट के तकद्दस की जंग और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी आपको एक सरप्राइज मिला है, अभी कल परसों के लिए, अभी और बहुत सरप्राइज मिलेंगे। 2018 नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत को लीड करेगा, क्योंकि उसके पीछे खड़े हैं। अब लोगों को समझा लें तो इन्हें अदालत का पूरे पाकिस्तान को नोटिस तो नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी तौहीन अवाम के मैंडेट की तौहीन है। जो अवाम के मैंडेट की तौहीन है
उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका सूफी मतलब मोहम्मद के पास भी जब वहाँ पे निज़ाम अदल आया था ना, वो आप जलसे के मैदान में निकालें, बहुत सारा था। आप ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत आपको चोरी की भी इजाज़त देती है, आप मनी ट्रेल भी साबित ना करें, अदालत में आप जाली दस्तावेजात दें। अगर रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में चलना है तो जमहूरियत की आड़ में आप उसके पीछे नहीं छुप सकते। तलाल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के बगैर PMLN नहीं चल सकती, यानी एक सिंगल पर्सन पार्टी है, पार्टी एज सच नहीं है, एक शख्स है ये। देखिए मेरी बात सुने, अवाम के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती ना। अवाम जिसे चाहेंगे वो चलाएगा ये मुल्क। कौन मामा लगता है इस मुल्क का कि वो और कोई चलाए? अवाम जिसको चलाएगी वो चलाएगा। अवाम कह रही है नवाज शरीफ चलाएगा, तो नवाज शरीफ ही चलाएगा ना मेरे भाई। और नवाज शरीफ जो है वो जोर जबरदस्ती से नहीं आया, किसी मेरा मतलब वर्दी पहन के नहीं आ रहा। नवाज शरीफ जो है वो अवाम के मैंडेट से आ रहा है, और हमने तो रास्ता अपनाया है अवाम का। हम कह रहे हैं हमें वोट मिलेगा, तिहाई अक्सरियत अगर मिलेगी हम वापस आ जाएंगे, और अगर हम 120 की तरह इलेक्शन जीतते रहे तो रोकने वाला हमें कौन होता है? लास्ट कमेंट असद उमर साहब, लास्ट कमेंट, क्या नवाज शरीफ साहब भी असेंबलियां तोड़ सकते हैं जिस तरह से आप लोगों ने मुतालबा किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही तोड़ देंगे? सर इस वक्त इख्तियार तो कानूनी जो है वो शाहिद खान अब्बासी के पास है। वो फैसला कर सकते कि शाहिद खान अब्बासी खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं तो हकीकी वज़ीर आज़म हुई नहीं, वो नवाज शरीफ है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म की जाए, कि जहाँ पे वज़ीर आज़म खुद जो बैठा वो कहे मैं वज़ीर आज़म ही नहीं हूँ। तो एक नई असम्बली आने दें, एक फ्रेश मैंडेट आने दें, लग पता जाएगा तलाल चौधरी साहब के जो कयास रही है वो दुरुस्त है या दूसरे लोगों के तज्जिए दुरुस्त है। बेहतरीन तरीका तो जिस तरह वो बात कर रहे हैं, वोट की तकद्दुस की बात कर रहे हैं, वोट से फैसला करवा लेते हैं कि जनाब इस वक्त, लेकिन वो वोट जो है कानून से बालातर नहीं होता। वो वोट जो है किसी डाकू को, किसी मुजरिम को, किसी सजा याफ्ता को ये हक नहीं दे सकता कि वो मुल्क को लूटे, वो पाकिस्तान का कानून तोड़े, वो पाकिस्तान का सजा याफ्ता हो फिर भी असेंबली में बैठ जाए। आज भी पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो मियां नवाज शरीफ तो वापस नहीं आने वाले। मुस्लिम लीग नून जरूर आ सकती है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हमारा ख़त्म हुआ है। बहस आपने हमारी देखी, बहुत ही तेज़ो तुंद बहस थी। आप जो है फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया।